हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूं आलिम और आप देख रहे हैं बिहारी क्लासेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स का ऑपरेशन। आज से हमारा ऑपरेशन सीरीज शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम लोग सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज मतलब पूरा जितना होगा ना उसका टोटल ऑब्जेक्टिव का ऑपरेशन करेंगे। तो चलो लेट्स गो। तो आज का हमारा सबसे पहला चैप्टर से पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है। तो प्रकाश का वेग निर्वात में बच्चे लोग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। यहाँ पे ऑप्शन देख ले, वाहन को पीछे देखने के लिए, प्रकाश केंद्रित करने के लिए, सूरज की किरणों को प्राकृतिक करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश ये जो उत्तल लेंस होता है, इसका उत्तल लेंस नहीं सॉरी उत्तल दर्पण का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है। तो आप लोग देखते होंगे गाड़ी के साइड मिरर में जो मिरर होता है ना, उसमें क्या उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण उपयोग होता है। क्या होता है, उत्तल दर्पण। तो उसको क्या, पीछे जो वाहन सब होता है उसको छोटा करके देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो उसका वेग होता है। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करेगा तो उसका क्या होगा, देखते हैं। बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, शून्य हो जाता है, क्या होता है। तो यहाँ पे जब वायु से जब कांच में जब प्रवेश करेगा तो वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति कब होती है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति कब होती है, जब प्रकाश घनत्व कम माध्यम से अधिक माध्यम में जाता है, या फिर प्रकाश अधिक माध्यम से कम माध्यम में जाता है, या जब प्रकाश आवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। बी और सी दोनों क्या, तो इसमें क्या होगा, बी ये भी होगा और ये भी होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, जब प्रकाश किसी समतल दर्पण से टकराता है तो वह परावर्तन कोण होता है। तो उसका परावर्तन कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, या आपतन कोण के बराबर परावर्तित कोण से अधिक होता है। और इसका डी हम देख लेते हैं क्या है, डी दिया हुआ शून्य हो जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा आपतन कोण। क्या होगा, आपतन कोण। आपतन कोण के बराबर। जब समतल दर्पण में अगर बिंदु टकराती है तो वो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर शुरू हो गया। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्य आंख की न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि दूरी क्या होती है। तो सामान्य आदमी जब मतलब किसी चीज को अगर साफ साफ देखे, अगर आप आंख से कितनी दूरी पे रखेंगे जो वो मतलब वस्तु एकदम साफ साफ दिखेगी, तो वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 10 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, यहाँ पे है 25 सेंटीमीटर। आप अपने आंख से अगर 25 सेंटीमीटर किसी वस्तु को अगर रखेंगे तो उसका मतलब जो होगा ना इमेज, वो अच्छे से दिखेगा। क्या होगा, अच्छे से दिखेगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, इंद्रधनुष किस प्रकार बनता है। इंद्रधनुष किस प्रकार बनता है। तो इंद्रधनुष क्यों बनता है, परावर्तन के कारण, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, या विवर्तन या घूर्णन। क्या होगा, तो इसका होगा अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। क्या होगा, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। जो प्रकाश में जो होते हैं ना वर्ण विक्षेपण, उसके कारण क्या होता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, विद्यावस्था में नजदीकी वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं। यहाँ पे मायोपिया, हाइड्रोपिया, साइब्रोपिया, एसिडेमेटिज्म। क्या होगा, माइकोपिया। क्या होगा, माइकोपिया।
किसी जब वृद्धा अवस्था मतलब जो आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उस समय में जो नजदीक की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है तो इसे क्या कहते हैं, माइकोपिया। क्या कहते हैं, माइकोपिया। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्या कहते हैं, माइकोपिया। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, लाल रंग का प्रकाश आवर्तन के दौरान सबसे अधिक मुड़ता है, सबसे कम मुड़ता है, बिल्कुल नहीं मुड़ता है या घनत्व रूप से मुड़ता है? क्या होगा? तो इसमें होगा सबसे अधिक मुड़ता है। क्या होता है? सबसे अधिक मुड़ता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? जब देखते होंगे आप सुबह सुबह उठते होंगे तो उस समय जो सनराइज होता है तो उस समय वो थोड़ा लाल टाइप का दिखता है, और जब सनसेट होता है मतलब कि जब शाम होती है और रात का जो टाइम आ जाता है तो उस समय आप देखते होंगे सूरज एकदम लाल हो जाता है, एकदम लाल। तो वो किसके कारण होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश से क्या होता है? तो ये होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अब हमारा फिर अगला शुरू हो गया चैप्टर 3 मतलब इलेक्ट्रिसिटी। क्या? इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। तो विद्युतीय धारा की इकाई होती है, क्या होती है? वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट। तो धारा का एसआई मात्रक मतलब क्या होता है? तो धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। उसके बाद हमारा ये आंसर बी हो गया। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ओम का नियम है। ओम का नियम क्या होता है? वेलोसिटी बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस, मतलब कि V बराबर IR, मतलब कि वेग बराबर धारा इंटू प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, विद्युतीय परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने पर धारा बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित होती है। उसके बाद हमारा क्या लास्ट ऑप्शन क्या है? शून्य हो जाती है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें, जब अगर किसी चीज में अगर आप रुकावट अगर ज्यादा कर देंगे तो क्या वो मतलब जा पाएगा? मान लीजिए एक पाइप है, पाइप के अंदर पानी जा रहा है, उसमें अगर आप ब्लॉक कर दीजिएगा उसको तो वो पानी जाना मतलब थोड़ा कम हो जाएगा ना। तो यहाँ पे प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध एक रुकावट है, करंट के लिए क्या है? एक रुकावट है। अगर हम प्रतिरोध अगर बढ़ाएंगे तो उसका धारा क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे क्या है? विद्युत परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने पर धारा क्या होती है? घटती है। क्या होती है? घटती है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, तो हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, सीधी सेक्शन में, इनमें से कोई नहीं। तो वोल्ट मीटर को क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? समांतर में, मतलब जो एकदम सीधा हो ना उसमें हम लोग सेट करते हैं। तो हमारा क्या होगा? ये समांतर क्रम में हो जाएगा, समानांतर क्रम में। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, पावर की इकाई क्या है? पावर की इकाई जब वर्ड आए तो आप लोग जान जाइए कि इकाई किसको कहते हैं? एसआई मात्रक। क्या होता है? एसआई मात्रक। तो यहाँ पे क्या है? जूल है, वाट है, एम्पियर है, वोल्ट है। तो पावर का क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं का प्रभाव होता है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, दोनों दिशाओं में केंद्र की ओर। तो क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ। क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ, मतलब कि S2 ऐसे होता है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक मोटर का कार्य सिद्धांत है। तो इलेक्ट्रिक मोटर का कार्य सिद्धांत किस पे है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण,
चुंबकीय बल, ओम का नियम, करंट का प्रभाव। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय बल, सॉरी क्या होगा, चुंबकीय बल। अगर आप लोग अभी तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? एम्पीयर, टेस्ला, ओम, वोल्ट। तो ये सब तो आप लोग जानते होंगे, ओम, वोल्ट, एम्पियर। तो ये क्या है, अलग क्या है, मतलब कि टेस्ला। टेस्ला आप एक कार का नाम सुनेंगे जिसका मतलब कंपनी है टेस्ला। कौन चलाता है इसको? एलोन मस्क। तो इसका टेस्ला क्या होगा, आंसर हो जाएगा टेस्ला। इसका एसआई मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किसके लिए उपयोग किया जाता है? फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन सब देख लेते हैं, मोटर के लिए, जनरेटर के लिए, प्रतिरोध मापन के लिए, परिपथ पूरा करने के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मोटर के लिए। किसके लिए किया जाता है? तो मोटर के लिए किया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सोलेनॉइड में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है। तो सोलेनॉइड में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या प्रयोग होता है? दाएं हाथ का अंगूठा नियम, फ्लेमिंग का दायां हाथ, बाएं वश नियम, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसमें? हो जाएगा फ्लेमिंग का अंगूठा नियम। क्या होगा? फ्लेमिंग का अंगूठा नियम। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रारंभिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो कौन है? सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा या फिर क्या है, जल ऊर्जा। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रारंभिक कौन सा हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयला। हमारा आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र में मुख्य गैस कौन सी बनती है? तो बायोगैस में कौन सा गैस बनता है? तो मीथेन बनता है। क्या बनता है? मीथेन। तो यहाँ पे मीथेन दिया है, मीथेन का फॉर्मूला होता है, आप लोग याद कर लीजिए, CH4। क्या होता है? CH4। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और फिर हो जाएगा हाइड्रोजन, मतलब H2O। हाइड्रोजन को क्या, सॉरी ये H2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H2। और उसके बाद नाइट्रोजन NO2। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न दिया है, परमाणु ऊर्जा उत्पन्न होती है। परमाणु ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संकलन से, नाभिकीय विखंडन से, दोनों से, केवल विद्युत चुंबकीय तरंगों से। क्या होगा? तो यहाँ पे नाभिकीय विखंडन से। क्या होता है? जब विखंडन होता है ना, तो उससे परमाणु का ऊर्जा का उत्पन्न होता है। क्या होता है? उत्पन्न होता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी की ताप, और चौथा कुछ और होगा, लेकिन आप लोग जानते होंगे, मतलब सूरज की किरणें ही होती है। सौर ऊर्जा क्या होती है? सूरज की किरणें। तो वो कहाँ से आएगी? सूरज से आएगी। तो क्या होगा इसका आंसर? सूर्य। क्या होगा? सूर्य। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। वैसा ऊर्जा स्रोत जिसे हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय। मतलब जो जैसे सूरज का प्रकाश हो गया, वो कभी खत्म नहीं होगा, जल कभी खत्म नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है? पवन, मतलब कि हवा कभी खत्म नहीं। ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है। और यहाँ क्या बोला? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। क्या है? नहीं है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? नहीं है। तो ये है कोयला। कोयला को अगर 2 बार या 3 बार अगर आप उपयोग कर ले तो वो खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अल्फा कण होते हैं। अल्फा कण क्या होते हैं? हीलियम नाभिक, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो क्या होते हैं? ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अल्फा कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अल्फा ऐसे होता है। क्या होता है? अल्फा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है,
गामा किरणें होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, सॉरी ये क्वेश्चन है हमारा, गामा किरणें होती हैं क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग या फिर धनावेशित कण, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मिश्रण क्या होते हैं। तो और ये जो क्या था, गामा था, गामा क्या है, ये धन आवेशित कण है। कौन सा है, धन आवेशित। धन आवेशित मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, परमाणु रिएक्टर में धीमी न्यूट्रॉन नियंत्रित करने के लिए प्रयोग होता है, क्या होता है, मॉडरेटर, ग्रेफाइट, कैडमियम रॉड, दोनों ए और सी दोनों, क्या होता है। तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, ये दोनों उपयोग होता है, क्या होता है, ये दोनों उपयोग होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब होता है, क्या होता है। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, सॉरी क्या यहाँ पे दिया हुआ है, वर्चुअल उत्तल बड़ा क्या होता है, उत्तल लेंस के द्वारा क्या होता है। तो उत्तल लेंस के द्वारा हमारा आंसर देख लेते हैं, एक मिनट। इनमें से कोई, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होता है, बी, उल्टा बनता है। उत्तल लेंस के द्वारा क्या बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से कम होता है या फिर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक होता है, परावर्तन कोण शून्य होता है। तो आप लोगों को हम पीछे बताए थे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण समतल दर्पण में क्या होता है, बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, बी होगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अपवर्तन सूचांक का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, कोई मात्रक नहीं होता है, न्यूटन जूल, क्या होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है, इसका क्या होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, जब प्रकाश विकृत सतह से गुजरता है तो अपवर्तन होता है, क्या होता है, केवल सीधी रेखाएं में केवल अंतर की ओर, क्या होता है, केवल अंदर की ओर, क्या होता है, केवल अंदर की ओर होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। हमारा नीचे भी ऑप्शन है लेकिन इसका आंसर हमको ऊपर ही मिल गया था, क्या। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, लेंस का उपयोग करने से दृष्टि दोष ठीक किया जा सकता है क्योंकि यह प्रकाश को अवशोषित करता है, प्रकाश को अपवर्तित करता है, प्रकाश को परावर्तित करता है, प्रकाश को विभाजित करता है, क्या करता है, प्रकाश को यह क्या करता है, अपवर्तित करता है, क्या मतलब ये प्रकाश को क्या करता है, सॉरी अपवर्तित करता है, क्या अपवर्तित करता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष किस प्रकार बनता है। तो इंद्रधनुष किस प्रकार बनता है, केवल अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। तो आपको पीछे ही हम लोग बताए थे कि इंद्रधनुष किससे बनता है, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण दोनों का क्रिया होता है जब प्रकाश में, तो क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं, रेनबो, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, तो हमारा अगला प्रश्न दिया, सूर्यास्त के समय आकाश लाल दिखाई देता है क्योंकि केवल प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का परिकिरण होता है, केवल परावर्तन होता है, प्रकाश का रंग बदलता है। तो आप लोगों को बताए थे कि प्रकाश के परिकिरण के कारण सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। तो उसी मतलब घटना के कारण वहां जो बादलें होती है ना, उसके पास का मतलब वो जो परिकिरण होता है तो वो लाल दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, तो लाल दिखाई, क्या होगा, प्रकाश के परिकिरण के कारण, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मायोपिया में आंख
कि दूर की दृष्टि धुंधली होती है, इसका कारण है क्या होता है? कॉर्निया का छोटा आकार, लेंस का अधिक गोल होना, लेंस का अधिक पतला होना, रेटिना का स्थान बदल जाना। तो इसका क्या होगा? लेंस का अधिक गोल होना है। क्या होगा? लेंस का अधिक गोल होना है। ठीक है, हमारा आंसर बी हो जाएगा। बाद हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, वृद्धावस्था में पेशबोया ठीक किया जा सकता है, तो क्या होगा? उत्तल लेंस से, द्विफोकसीय लेंस से, अवतल लेंस से, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? इसका द्विफोकसी लेंस से। क्या? द्विफोकसी लेंस से। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश के वर्णकण में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाले रंग कौन सा है? तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का होता है। सबसे कम किसका होता है? तो नीला का होता है। सबसे अधिक लाल का होता है और सबसे कम नीला का होता है। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न है, यदि वोल्टेज बढ़ाया जाए और प्रतिरोध समान रखा जाए तो धारा है घटेगी, बढ़ेगी, समान रहेगी, समाप्त हो जाएगी। तो आप लोगों को बता दें, अगर मान लीजिए कहीं पे कोई रुकावट है, थोड़ा सा है और उसमें पानी जा रहा है, ठीक है, उसके बाद अगर पानी का हम प्रेशर बढ़ाएं और वो रुकावट अगर उतना ही रहे तो क्या पानी का प्रेशर बढ़ेगा उसके साथ में? तो जी हाँ, बढ़ेगा। क्या होगा? यहाँ पे बढ़ेगी। इसका आंसर क्या होगा? बढ़ेगा। तो अगर प्रतिरोध उतना ही समान है, जितना था पहले उतना ही है, और हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उसका करंट क्या होगा? ज्यादा प्रभाव होगा। कितना होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ, धारा के प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, इसे कहते हैं क्या होगा? फ्लेमिंग का नियम, विद्युतीय चुंबकीय प्रभाव, ओम का नियम, आवर्तन का नियम। क्या होगा? तो इसका धारा के प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनता है, इसे कहते हैं क्या होगा? तो इसका क्या होगा? विद्युतीय चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव के कारण उसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला दिया हुआ है, पावर की इकाई क्या है? तो आपको पावर की इकाई हम लोग क्या बताए थे? वोल्ट, वॉट, एम्पियर, न्यूटन। क्या होगा? इसका वॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? वॉट होगा। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है? टेस्ला होती है। क्या होती है? टेस्ला। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? तो इलेक्ट्रिक मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? ओम का नियम, चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रतिरोध का सिद्धांत। क्या होगा? चुंबकीय बल। क्या होगा? चुंबकीय बल। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है ना, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किस पर लागू होता है? तो फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किस पर लागू होता है? जनरेटर, मोटर, बल्ब, रेफ्रिजरेटर। तो क्या होगा? मोटर पे होता है। क्या होता है? मोटर पे। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है स्वतंत्र, समानांतर, उसके बाद क्या है? बंद वक्र, सीधी रेखाएं क्या होती है? तो ये बंद वक्र होती है। क्या? बंद वक्र मतलब जो होता है ना, उसको पूरा मतलब घिरा हुआ होता है, समझे? वो चारों तरफ से लॉक होता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? न्यूटन, फ्राडे, मैक्सवेल, ओम। किसने की थी? फ्राडे ने। क्या किया था? फ्राडे ने इसकी मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। किसने की थी? फ्राडे नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न दिया गया, बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस गैस का मुख्य घटक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। क्या होगा? मीथेन होगा। CH4। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? मीथेन हो जाएगा। ठीक है,
क्या आंसर होगा? मीथेन। बच्चे लोग बोर नहीं होने का, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाता है? पवन चक्की से या फिर सौर सौर पैनल से, दर्पण से, कोयला से। तो अगर पवन ऊर्जा है मतलब कि पवन मतलब हवा, तो हवा को हम किस में उपयोग करेंगे? क्या मतलब हम उसको सौर पैनल में उपयोग करेंगे या फिर दर्पण में या कोयले में, किस में? तो हम लोग उसका कहाँ पे उपयोग करें? आप लोग अगर फिल्म में या तो फिर आपके एरिया में होगा, वैसे तो ये बिहार में नहीं है, लेकिन वो क्या होता है, पवन चक्की जो नाचता है तो वो किसके कारण नाचता है? तो वो पवन के कारण नाचता है। तो इसका आंसर क्या होगा? वहां हमारा आंसर है इसका ए। आंसर इसका क्या है? ए है, पवन चक्की से। क्या होगा? पवन चक्की से, ठीक है। सॉल्व। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ, ऊर्जा का सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। क्या है? सूर्य, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो नवीकरणीय कौन सा है? आप लोगों को हम पीछे बताए थे, सौर ऊर्जा था, पवन ऊर्जा था, जल ऊर्जा था। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ? कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। यहाँ पे क्या होगा? सौर ऊर्जा। हमारा आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? गैर परंपरागत कौन सा है ऊर्जा स्रोत? हम लोग देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है सौर ऊर्जा, दूसरा कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? तो हमारा इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब कोयला। कोयला क्या होता है? गैर परंपरागत गैस होता है, सॉरी गैस नहीं, ऊर्जा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है? प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल। क्या होगा? तो इसको क्या बोला जाएगा? कोयला। क्या? कोयला, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। तो हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, जलवायु ऊर्जा किस पर आधारित है? सौर विकिरण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, समुद्रीय लहर, किस पर? तो इस पर क्या होगा? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का मतलब सबसे सस्ता स्रोत क्या है? कोयला, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो इसका सबसे मतलब सस्ता स्रोत है तो वो क्या है? जल ऊर्जा। जल ऊर्जा को हम लोग बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। क्या करते हैं? बहुत आसानी से यूज करते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न दिया गया, फ्यूल सेल किस सिद्धांत पर काम करता है? फ्यूल सेल किस सिद्धांत पर काम? परमाणु चालन्य, विद्युतीय अपघटन, रासायनिक ऊर्जा और विद्युतीय ऊर्जा में बदलने को, या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स किस पर निर्भर करता है? फ्यूल सेल किस पर निर्भर करता है? तो विद्युतीय अपघटन पे। किस पे? विद्युतीय अपघटन पे, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, थर्मल पावर प्लांट में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो थर्मल पावर प्लांट में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वहां पे क्या उपयोग किया जाता है? तो कोयला किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है? कोयला। थर्मल पावर जितना भी प्लांट होगा ना, तो उसमें क्या उपयोग किया जाता है? कोयला किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी की खोज किसने की? न्यूटन, मैरी क्लेरी, हेनरी बेरल या थॉमसन ने? किसने किया था? तो ये मैरी क्लेरी। इन लोगों का नाम भी बोलने में नहीं आता, ऐसा ऐसा नाम रहता है, जैक्सन फैक्सन, ये क्या पूरा दिमाग खराब कर देता है ये। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अल्फा कण का चार्ज होता है, तो अल्फा कण का चार्ज क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अल्फा कण क्या क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और गामा कण क्या क्या होता है? ये धनात्मक होता है, ठीक है।
उसके बाद हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, नाभिकीय शलाने में कौन सी गैस का उपयोग होता है? तो हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो क्या होगा? नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन। ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, गामा किरणें होती हैं। गामा किरणें क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग, धनावेशित कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? ये गामा किरणें है। तो आपको हम बताए थे धनावेशित होता है मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न किससे होती है? नाभिकीय विखंडन से। क्या होती है? नाभिकीय विखंडन से। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो क्या होगा? ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। तो ध्वनि की सबसे मतलब जो चाल किसमें अधिक होगा? तो ठोस में होगा। ठोस में ना मतलब कण एकदम सटे सटे होते हैं, तो उसमें क्या होगा? अगर आप उसमें ध्वनि अगर प्रवेश करेंगे तो वो क्या होगा? सारे में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जल्दी चाल होगा उसका मतलब जल्दी डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, आगे से पीछे पूरे में जल्दी ही फैल जाता है। तो इसका क्या आंसर है? ए हो जाएगा। और सबसे कम चाल किसमें होगा? तो निर्वात में होगा। ठीक है। ध्वनि की चाल निर्वात में होती है। आपको पीछे ही बताया सबसे कम मतलब कि क्या? शून्य। क्या होगा? शून्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि को सुनने के लिए न्यूनतम दूरी होती है। तो प्रतिध्वनि को सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये हो जाएगा कितना? 17 मीटर। कितना? 17 मीटर। 17 मीटर मतलब मिनिमम दूरी होती है उसकी। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, विद्युतीय चुंबकीय तरंगों में कौन सी सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य वाली होती है? क्या होती है? रेडियो तरंग, गामा किरणें, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट किरण। क्या होगा? गामा किरणें। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य वाली क्या होती है? गामा किरणें होती है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ, विद्युतीय चुंबकीय तरंगों में सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होती है? किसकी होती है? एक्सरे, गामा किरणें, अल्ट्रावायलेट किरण, इंफ्रारेड किरणें। किसकी होती है? तो गामा किरणें की होती है। ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो खत्म होता है यहीं पे। तो आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।